रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा प्लांट होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ द फ्लावर। अभी फ्लावर को ड्रॉ करके देखते हैं। ये था इसका पेडिकल, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड इट्स पेडिकल। नेक्स्ट, ये जो हमारा सोलन पार्ट होता है, दिस इज आवर थैलेमस, और यहाँ पे इस तरीके से ये क्या होती हैं, सेपल्स। नेक्स्ट टू सेपल्स आर आवर पेटल्स। ये कलरफुल पार्ट जो होता है ये होता है हमारा पेटल, जो कि इंसेक्ट्स को और दूसरे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद ये हो गए हमारे स्टेमन्स, मतलब मेल पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, these are called the stamens, and this is the gynoecium. ये स्टाइल, stigma, and this is the ovary. So let us just label them. ये हो गए हमारे एंथर, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सोलन पार्ट होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम एंथर। और जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हमारे स्टेमन्स। वी कॉल देम एज स्टेमन्स, मतलब ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए फ्लावर के। इधर आ जाएं तो ये हमारा दिस इज स्टिग्मा, जो रिसेप्टिव सरफेस होता है किसी भी फ्लावर का। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये रिसेप्टिव सरफेस होता है जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है, और ये दूसरा जो होता है लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज स्टाइल। जब पॉलन ग्रेन लैंड होता है तो जो मेल गैमीट होता है वो यहाँ पे ट्यूब के फॉर्म में इस स्टाइल से होता हुआ ओवरी में जाता है, और ये जो बेसल सोलन पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। जब ओवरी राइपन अप होती है तो वो बनाती है फ्रूट, और जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो किस में डेवलप होते हैं, सीड्स में। वॉइस नहीं आ रही, वेट अ मिनट काजल, वॉइस तो आनी चाहिए। नाउ एम आई ऑडिबल काजल, इज देयर स्टिल एनी वॉइस इशू? ओके। और ये तीनों जो हमारे होते हैं इनको हम बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल, कार्पल और पिस्टिल। ये सबको क्लियर है, ये सबको पता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। इसको भी लेबल कर लीजिए, इसको बोलते हैं पेडिकल, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दीज आर आर सेपल्स, इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी में बहुत ही डीप पढ़ चुके हैं, और ये हमारी थी पेटल्स। सबको अब मैम बिल्कुल नहीं आ रही है, वेट अ मिनट भैया, एक्सक्यूज़ मी भैया, वॉइस इशू हो रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, भैया कैमरा ऑन कर दीजिए। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। भैया वो वाला कैमरा, ओके। सो अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले किन स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे दो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ नोन एज स्टेमन्स, और दूसरा क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, और इवेंट्स जो होगा वो होगा पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हमारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बहुत हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल एक बार देख लेंगे ओवरव्यू। हमारे एंथर एंड फिलामेंट, जिनको हम स्टेमन लिख दें,
और दूसरा होता है कार्पेल या पिस्टल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम। ये सभी को पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम में क्या आ जाते हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा एंथर और दूसरा क्या है, फिलामेंट। क्या दो चीज़ें आई, एंथर और फिलामेंट। एंथर जैसे कि हम लोग ने मॉर्फोलॉजी में इसको काफ़ी डीप में पढ़ा था, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एंथर इज़ अ बाइलोब स्ट्रक्चर। इस तरीके से इसमें जनरली दो लोब्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, दो लोब्स होते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है, बीच में कनेक्टिव पाया जाता है और यहाँ से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट किससे अटैच्ड होता है, हमारे थैलेमस से। किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज एंथर और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं। अब एंथर को थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें तो ये जो लोब्स होते हैं, हर लोब में कैसा होता है, दो थीका होते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डाइथीकस। ईच लोब हैज टू थीका। तो बना के देख लेते हैं एक बार इसको, कुछ इस तरीके से। फाइन, इसके बाद ये हो गए इसके थीका। और यहाँ पे इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन। तो ये हो गया हमारा पोलन सैक। पोलन सैक या फिर मेल गैमेटोफाइट, ये है पोलन सैक। और ये हमारे क्या हो गए, कई सारे उसमें प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, स्टाइल से नीचे जाके, और फिर क्या करेंगे, जो एग है उसको फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंथर हो गया। एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। और इसके पास दो थीका होते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाइथीकस। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइथीकस, डाइथीकस बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसा है, फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इट इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, four-sided tetragonal structure. Now it has four microsporangia at the corners in each lobe. अभी इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, हर लोब में एक एक। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रहा है। देन ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है हमारा, ये क्या बनाता है, पोलन सैक बनाता है, मतलब मेल गैमेटोफाइट बनाता है। और उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इतना सबको क्लियर है, फटाफट से देख लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आवर पोलन सैक। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पोलन सैक का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक, तो हम लोग
पढ़ते आ रहे हैं हमारा पोलन सैक कैसा होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। कैसी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, जिसमें से जो आउटर 3 लेयर्स होती है दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड टैपेटम, ये क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है। जो हमारा पोलन ग्रेन होगा जब यंग है तो उसे न्यूट्रिशन कौन देगा, यही टैपेटम देता है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करें। तो सबसे ये आउटर मोस्ट लेयर हमारी क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर जो है, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें, इसकी बात करें फ्रॉम द आउटर टू द इनर साइड, तो सबसे पहले हमें कौन सी लेयर मिलती है, एपिडर्मिस। नेक्स्ट हमारी लेयर आती है जिसको बोलते हैं एंडोथीशियम। नेक्स्ट जो है सेकेंड लेयर है फ्रॉम आउटर टू इनर, दैट इज आवर एंडोथीशियम। जो थर्ड नंबर पे है इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मिडिल लेयर, दिस इज कॉल्ड आवर मिडिल लेयर। और इसके अंदर जो हमारी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टैपेटम। जो नेक्स्ट लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम, टैपेटम बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या करेगी, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट का काम करेगी, उसको नरिश करने का काम करेगी, दिस इज टैपेटम। और ये जो है हमारे दीज आर आवर स्पोरोजेनस टिश्यूज। तो ये जो हैं दीज आर द स्पोरोजेनस टिश्यूज। और ये सेंटर में जो है दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिव। क्लियर, फाइन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक। जो पोलन सैक है वो कितनी लेयर से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। नाउ आउटर दीज 3 लेयर्स दीज आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो लिख लीजिए दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और जो नेक्स्ट हमारी टैपेटम है, इनर मोस्ट लेयर, ये क्या करती है, ये नरिश करती है द ग्रोइंग एम्ब्रियो, इट नरिशेस द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, नरिशमेंट का काम करती है। फाइन, लिख लीजिए सब लोग। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है प्लीज़, आज क्योंकि रिवीजन कराना है इस चैप्टर का, इसलिए मैं ज़्यादा लिखवा नहीं रही हूँ, केवल समझाती चल रही हूँ। ये टैपेटम हमारा कैसा होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है टैपेटम का वो बहुत ही डेंस होता है और कई बार इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो ये कैसी कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। तो इसको नोट कर लीजिए कि जो टैपेटम है जो कि हमारे एम्ब्रियो को, हमारे पोलन को क्या कर रहा है, नरिश कर रहा है, इट इज हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, राइट। टैपेटम has a dense cytoplasm and usually it is multinucleate, means it is having more than 1 nuclei। तो ये multinucleate है। फाइन, टैपेटम जो कि पोलन को नरिश कर रहा है, इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट इज़ यूजुअली मल्टीन्यूक्लिएट। फाइन।
नेक्स्ट हो गया सबका। अब हमारा जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो क्या करता है, तो जब हमारा एंथर यंग होता है, ठीक है, जब एंथर यंग है तो जो कॉम्पैक्टली एक ग्रुप में कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, होमोजेनस सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं हर एक स्पोरेंजियम के, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। तो ये जो हमारे हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज आवर स्पोरोजेनस टिश्यूज। क्या बोलते हैं हम इनको, स्पोरोजेनस टिश्यूज। और टिश्यू क्यों बोला, बिकॉज दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होते हैं, यू हैव सीन इन द डायग्राम, अभी सबको क्लियर है तो लिख लीजिए, दीज आर द ग्रुप ऑफ compactly arranged homogeneous cells present at the center of each microsporangia. ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या हो गए, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड homogeneous cells which are present at the center of each microsporangia. Is this clear to everyone? सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है, किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ। अब ये जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, अब इनमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, और वो क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसको आप केवल लैंग्वेज में ना लिख के केवल ऐसे लिख लीजिए, जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज, इनमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है, मियोसिस, और ये स्पोरोजेनस टिश्यूज हमारे क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर टेट्राड। व्हाट आर दे फॉर्मिंग, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी आपके एग्जाम्स बहुत ही क्लोज आ गए, तो ट्राई टू स्किप लैंग्वेजेस, है ना, लॉन्ग आंसर्स और लॉन्ग नोट्स बनाइए नहीं, केवल कंसाइज नोट्स बनाइए। तो एक ही केवल फ्लो चार्ट टाइप का बन गया, और इस एरो लगा के हमने इसको क्लियर कर लिया कि स्पोरोजेनस टिश्यू दे अंडरगो मियोसिस एंड दे फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके लिए कोई लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? तो जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज थे उनने क्या बना लिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लिया। फाइन। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, यही जो फॉर्मेशन है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा जाएगा, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोलन मदर सेल कहते हैं, ठीक है, PMC जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत पूछा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अभी मैं यहाँ लिख दूँ तो सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen मदर सेल, इसको हम शॉर्ट में बोलें PMC। तो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा PMC
दिस इज फॉर्मिंग अवर माइक्रोस्पोर, और एरो के ऊपर लिख लीजिए या यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर लिख लीजिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबने नोट कर लिया? ये वाला स्लाइड किसी का मिस तो नहीं हुआ? हैज एवरीवन नोटेड दिस? जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, फाइन प्रतिभा, ओके काजल। अब स्पोरोजेनस टिश्यू, हर स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म्स माइक्रोस्पोर टेट्राड। मेरा मतलब है कि जितने भी जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू है, सबके सब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन लिखवाने की ज़रूरत है? बताइए, या फटाफट से नोट कर लीजिए कि ऑल sporogenous tissues form microspore tetrad. They form microspore tetrad. ठीक है, सबका हो गया? और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है किस तरीके से? टेट्राड का मतलब हो गया 4। तो ये कैसे अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज्ड इन 4, मतलब 4 के फॉर्म में, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स है। ठीक है, तो टेट्राड क्या है? दिस इज द क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर? नोट कर लीजिए। सबका नोट हो गया? नोटेड एवरीवन? ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड था, यहाँ पे क्या थे? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स थे। रिपीट, कौन सी चीज़ रिपीट करनी है मुझे बताइए? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं क्लियर हुआ है क्या? जो पॉलन मदर सेल है उनसे माइक्रोस्पोर का बनना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और जितने भी हमने स्पोरोजेनस टिश्यूज देखे थे वो सारे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। अभी टेट्राड क्या होता है? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। तो किस तरीके से अरेंज होते हैं? इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, ओके। सो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो क्या कहता है? जैसे ही ये हमारा एंथर मैच्योर होगा तो जो ये माइक्रोस्पोर्स है ये क्या करेंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर्स विल डिसोसिएट एंड दीज माइक्रोस्पोर्स विल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, जो हमारा एंथर, व्हेन एंथर मैच्योर्स, व्हेन एंथर मैच्योर्स तो माइक्रोस्पोर्स develop into pollen grains. क्लियर? तो ये जो माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने का प्रोसेस है, ये कब होता है? ओनली व्हेन द एंथर मैच्योर्स। तो एंथर के मैच्योरेशन पे, ऑन एंथर मैच्योरेशन। ठीक है, तो जब हमारा एंथर मैच्योर हुआ तो माइक्रोस्पोर्स दे बिकम पॉलन ग्रेन्स। फाइन। और इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं।
ठीक है। और जैसे ही एंथर डाइसेंस करेगा तो ये क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। फाइन, इतना सबका हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, किसका रिवीजन करेंगे, हमारा पॉलन ग्रेन। किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, ये जनरली हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, राउंड शेप का होता है और कई डिफरेंट शेप्स में भी आता है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा मेल गैमीट है, दिस इज कॉल्ड द मेल गैमीट, ठीक। और ये कैसा होता है, इसके अंदर मतलब मेल गैमीट होता है, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट, दिस इज मेल गैमेटोफाइट एंड इट कंटेन्स द मेल गैमीट। फिर इसका जो डायामीटर होता है, इसका जो डायामीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर लिख लीजिए, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है ये, ठीक है। इट इज़ द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। इसको क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, इट हैज़ 2 लेयर्स, क्या है इसके पास, 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक। अब इन 2 लेयर्स को क्या कहते हैं, जो बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है दैट इज नोन एज इंटाइन। जो बाहर की हार्ड लेयर होती है, हार्ड आउटर लेयर, दिस इज नोन एज एक्साइन, और ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनेन की, पोलिनेन। स्पोरोपोलिनेन क्या है, इट इज़ द मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल, ठीक है। मतलब ये हर तरह के कंडीशंस में सर्वाइव कर जाता है, बहुत ही हॉट कंडीशन हो, एक्सट्रीम सॉल्टी हो, एसिडिक, एल्कली, सारे कंडीशंस में ये परसिस्ट करता है, तो ये बहुत ही रेसिस्टेंट मटेरियल है, ठीक है, स्पोरोपोलिनेन। अभी तक कोई ऐसी एंजाइम नहीं मिली है जो कि इस स्पोरोपोलिनेन को डिग्रेड कर सके, और ये पूरी एक्साइन को कवर करता है एक्सेप्ट एट द जर्म पोर। मतलब एक्साइन में केवल एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको बोलते हैं जर्म पोर, वहाँ पे स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ये थिन लेयर है, और ये किसकी बनी होती है, पेक्टिन। सो इनर मोस्ट लेयर इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ये थिन लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। सो दिस इज अबाउट आवर पॉलन ग्रेन। ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन। इसमें आप देख लीजिए इस तरीके से, ये जो आउटर लेयर है ये कहलाती है एक्साइन, और जो इनर लेयर है दिस इज कॉल्ड इंटाइन। नोट कर लीजिए फटाफट। सबका नोट हो गया, फाइन। अब हम क्या देखेंगे, हमारा स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इस तरीके से, दिस इज आवर पॉलन ग्रेन, ये है हमारा पॉलन ग्रेन, जहाँ की आउटर लेयर क्या है, दिस इज द एक्साइन एंड द इनर लेयर इज इंटाइन, ठीक है। अब और आई शुड मेक इट, बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मैं यहाँ से ऐसे बनाती हूँ।
ये क्या हो गए, ये हमारे वैक्यूल्स हो गए। क्या है ये, वैक्यूल्स। और ये क्या है उसका, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सबसे पहली स्टेज। फिर नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो वैक्यूल्स हैं ये फ्यूज़ होके एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया हमारा, और यहाँ पे जो है स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्या है, ये हमारे एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल। दिस इज आवर सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में हम क्या देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन जो है, यहाँ पे दो सेल्स देखे जाएंगे। जो लार्जर वाला है इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो छोटा वाला है ये क्या है हमारा VC, उसको VC बोलते हैं, और जो छोटा वाला होता है जेनरेटिव सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, GC बोलते हैं। इस तरीके से ये इनके न्यूक्लियस। दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, और ये जेनरेटिव सेल GC, VC और GC। तो इतना सबके पास है, या ड्रॉ कर लीजिए। ये आपकी NCERT में भी दे रखा है ये वाला सेम फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो देखते हैं। जब हमारा पॉलन ग्रेन है उसके अंदर दो सेल्स हम देखते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव सेल्स जो कि लार्जर होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं जेनरेटिव सेल्स। तो जो वेजिटेटिव सेल्स हैं दीज आर बिगर, और इनमें फूड रिजर्व जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसके नीचे लिख लीजिए बिगर, मोर फूड रिजर्व, या मोर रिजर्व फूड कहते हैं, इनके पास होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, दीज आर लार्ज एंड इरेगुलर, दे हैव एन इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। तो इनके पास कैसा होता है, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें, हमारे वेजिटेटिव सेल्स में, VCs में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो जेनरेटिव सेल है, और वो कैसा है, इट इज़ स्मॉल, और वो क्या करता है, जो हमारा जेनरेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इस तरीके से ये जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, ये स्मॉल पोर्शन है, दिस इज नोन एज द GC और द जेनरेटिव सेल। तो नोट कर लीजिए, स्मॉल कॉमा floats in the cytoplasm of our वेजिटेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, और यहाँ पे किस तरीके का न्यूक्लियस है, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यहाँ पे कैसा साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म, एंड दीज आर स्पिंडल शेप्ड। कैसा है, स्पिंडल शेप्ड है। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन्स जो होते हैं वो हमारे यही 2 सेल स्टेज में शेड हो जाते हैं। सो इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at 2 cell stage, लेकिन कई बार ये क्या होता है 3 cell stage में भी सेट होते हैं, मतलब 3 cell stage में शेड हो जाते हैं हमारे pollen grains। ठीक है, सबका नोट हो गया इतना?
बहुत ही हम लोग को फास्ट रिवीजन करना है, इसलिए अब पॉलन ग्रेन से कई बार क्या होती है, जो पॉलन ग्रेन होता है तो सम पीपल आर एलर्जेटिक टू पॉलन ग्रेन, मतलब कुछ लोग को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, और कई बार ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिएशंस कर देते हैं। वॉइस आ रही है? हाँ, तो ये पॉलेंस क्या होते हैं, कई बार एलर्जीज कॉज करते हैं और ब्रोंकियल एफ्लिएशंस कॉज करते हैं, मतलब जो लंग्स के ब्रोंकाई होते हैं उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। तो लिख लीजिए पॉलन ग्रेन्स कॉज, क्या कॉज करते हैं, वॉइस नहीं आ रही है, वेट अ मिनट अभी आएगी। हाँ, so pollen grains they cause allergy and now am I audible, and bronchial affiliations और जिसकी वजह से अस्थमा, ठीक है, वॉइस आ रही है काजल, am I audible now, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस जैसे लंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, दे कॉज एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिएशंस विच लीड टू एलर्जी एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये हो गया पॉलन ग्रेन का कुछ नेगेटिव साइड, ठीक है। लेकिन पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इनका एक इकोनॉमिकल यूज़ भी होता है, वो ये है कि इनको सिरप्स या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है, जो कि क्या करते हैं, स्टैमिना को बूस्ट अप करते हैं। मतलब कई बार एथलीट्स और जो रेस हॉर्सेस होते हैं वो पॉलन टैबलेट्स लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉलन syrups, या pollens in the form of syrups and tablets are taken by athletes, जो एथलीट्स होते हैं और जो रेस हॉर्सेस होते हैं वो पॉलन टैबलेट्स या सिरप लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, to increase their performance, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में भी मदद करते हैं। इतना क्लियर है। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, तो एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है पार्थेनियम का, बिकॉज आई एम इन अ हरी टू कंप्लीट दिस रिविजन टुडे, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया। पार्थेनियम जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दे रखा था आपको पॉलन एलर्जी में, जो कि वीट का कंटामिनेंट के फॉर्म में हमारे यहाँ क्या आया था, इम्पोर्ट होके आया था, ठीक है। तो वीट के साथ कंटामिनेंट के फॉर्म में ये प्रेजेंट था पार्थेनियम और कैरेट ग्रास विच कॉजेज पॉलन एलर्जी। तो एग्जाम्पल पॉलन एलर्जी का पार्थेनियम है, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ये नोट कर लीजिए जिसका मिस हो गया। ये भी सबका हो गया ना। अब जैसे ही एंथर डायसेंस होगा तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, लेकिन रिलीज होने के बाद इम्पोर्टेंट क्या है
कि वो स्टिग्मा पे तुरंत जाके लैंड कर जाए, ठीक है, तुरंत या कुछ टाइम तक, क्योंकि जो पॉलन की वायबिलिटी होती है वो सब में डिफरेंट होती है। कई बार पॉलन ग्रेन्स आधे घंटे तक वायबल रह सकते हैं, मतलब पॉलन रिलीज से स्टिग्मा पे लैंड करने के 30 मिनट्स तक तो वो ठीक है। अगर 30 मिनट्स में लैंड कर गए तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ज़्यादा वीट और राइस इसमें 30 मिनट्स होती है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी। कुछ ऐसे होते हैं जैसे रोजेसी फैमिली है, इन सब में क्या होता है करीब 1 मंथ तक इनका जो पॉलन ग्रेन है वो वायबल रहता है। मतलब पॉलन जो है हमारा जब एंथर से रिलीज हुआ उसके 1 मंथ तक वो स्टिग्मा पर लैंड करके फर्टिलाइजेशन करा सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, sometimes pollen lose their viability after their release। बहुत जल्दी ही उनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है जो हमारा पॉलन है, पॉलन ग्रेन ऑफ ना पॉलन ग्रेन जो सेरल्स वगैरह का है वो तो 30 मिनट्स तक क्या रहता है वायबल रहता है। सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेरल्स इस उसकी वायबिलिटी है 30 मिनट। कितनी है, राइट डाउन 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये 30 मिनट तक वायबल रहता है, जैसे कि हमारा वीट और राइस हो गया। नेक्स्ट, अब 1 मंथ तक की इसकी वायबिलिटी रहती है। हमारी 3 फैमिलीज दे रखी हैं, जैसे कि हमारा लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी। जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं वो है रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी। इसमें जो वायबिलिटी है वो है 1 मंथ। बाकी तो पॉलन ग्रेन्स को हम पॉलन बैंक में रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में और -196 डिग्री में, तब तो वो ईयर्स के लिए कई सालों तक आप उनको रख सकते हो और जब भी चाहो तो उनको डस्ट कर दो किसी भी स्टिग्मा पे। सो पॉलन बैंक में क्या किया जाता है, इन पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे मेंटेन किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे स्टोर किए जाते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। फाइन, ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है। कई बार लिक्विड नाइट्रोजन भी आ जाता है या फिर केवल आपको टेम्परेचर दे रखा होता है दैट इज 196 डिग्री। एक बार इसमें फैमिलीज पूछी गई थी, कौन सी फैमिली का पॉलन ग्रेन 1 मंथ तक वायबल रहता है। फाइन, तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लीजिए। सबका नोट हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हेडिंग डाल लीजिए, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, एंड एम्ब्रियो सैक।
पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। तो ये जो हमारा है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल, दिस इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल। ठीक है, अब आपको प्रीवियस चैप्टर में जब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे, सो वी स्टडीड अगर किसी गायनोशियम पे मोर देन वन कार्पल या पिस्टल है तो हम क्या कहेंगे उसे, मल्टी कार्पलरी। कैसे कहेंगे इसको, मल्टी कार्पलरी। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा है। ठीक है, बाय कार्पलरी अगर 2 है कार्पल्स, ट्राई कार्पलरी 3 है और ज़्यादा है तो मल्टी कार्पलरी। अब अगर कार्पल्स का नंबर ज़्यादा है तो वो 2 तरह के हो सकते हैं। अगर कार्पल्स मोर देन 2 है तो इट कैन बी सिनकार्पस और इट कैन बी एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब क्या था, कोई बता सकता है मुझे? अगर किसी को याद हो, ये टर्म मैंने कहा था ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एपोकार्पस का मतलब क्या है, ये जितने भी हमारे कार्पल्स हैं ये एक दूसरे से फ्री हैं। कैसे हैं, फ्री हैं। और सिनकार्पस का मतलब क्या था, ये आपस में फ्यूज्ड हैं। फाइन, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये एपोकार्पस हो गए और सिनकार्पस हो गए कार्पल्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं। ठीक, अब मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल्स हमारे प्लेसेंटा से अराइज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम की डेफिनेशन है, दीज आर द ओव्यूल्स arising from the placenta, from the placenta। ठीक है, तो प्लेसेंटा से अराइज होने वाले ओव्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक, इतना सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओव्यूल्स हमारे क्या है, ओव्यूल्स जो है वो डेवलप होंगे किसमें, सीड्स में। तो ओव्यूल का नंबर कैन बी 1 और मेनी। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, फाइन। तो देयर नंबर कैन बी 1 टू मेनी, एक भी हो सकता है और कई सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। अभी 1 का एग्जाम्पल क्या है, 1 ओव्यूल, जैसे कि हमारा वीट हो गया, वीट हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स किसे हैं, ये एग्जाम्पल्स है किसके, एक ओव्यूल वालों के, मतलब इनमें एक सीड पाई जाती है। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं बाकी हमारा पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारे कैसे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी ओव्यूल्स। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, दे हैव मैनी ओव्यूल्स एंड ऑर्किड्स। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ओव्यूल पे। हेडिंग डाल लीजिए, ओव्यूल। एम आई गोइंग वेरी फास्ट टुडे, किसी का मिस हो रहा है क्या, मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। काजल, प्रतिभा, आप सब नोट करते चल रहे हैं, अगर छूट रहा हो कहीं भी तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
is ठीक है। तो एक ये हम रफली देख लेते हैं, ये हमारा ओव्यूल है यहाँ। तो ये जो है, जो ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है स्टॉक के थ्रू, और उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ठीक है, वो स्टॉक क्या कहलाती है, हमारे फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के ही पास इस तरीके से जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि लेटर ऑन एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर अपर्चर बना लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। तो ये स्टॉक क्या है, स्टॉक है फ्यूनिकल। और नेक्स्ट जो हमारा अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो हो गया हमारा हाइलम। अब ये जो दो लेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको इंटरग्यूमेंट्स। ठीक है, और इंटरग्यूमेंट्स का क्या काम है, दे फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये दो इंटरग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा आउटर इंटरग्यूमेंट, आउटर इंटरग्यूमेंट, और इनर इंटरग्यूमेंट, इनर इंटरग्यूमेंट। और इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आउटर इंटरग्यूमेंट्स और इनर इंटरग्यूमेंट्स। और ये हो गया हमारा न्यूसेलस, दिस इज न्यूसेलस। और ये जो है हमारा, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज आवर एम्ब्रियो सैक। और ये जो बेसल पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैलेजा, दिस इज कॉल्ड कैलेजा। ठीक है, बना लीजिए। तो ये सबको क्लियर हो गया। ये जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के ही जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा स्कार ऐसा प्रेजेंट होता है जो लेटर स्कार बनाता है। अभी तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। नेक्स्ट, ये जो दो हमारे हैं आउटर और इनर इंटरग्यूमेंट्स, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो ये न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस क्या करता है, इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और ये हमारा है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। इतना सबका नोट हो गया। अब हर एक ओव्यूल के पास एक एम्ब्रियो सैक होता है। ईच ओव्यूल हैज वन एम्ब्रियो सैक। ये सबको क्लियर है, वन एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। ठीक है, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब मेगास्पोर, जो हमारा मेगास्पोर है उसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। जो मेगास्पोर है इट विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस क्या है, हमारी रिडक्शन डिवीजन है। और हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। और ये कई बार पूछा जाता है नीट में कि कौन से डिवीजन हुए। ठीक है, तो मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने में हमारा रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस हुई कि माइटोसिस हुई, तो आंसर इज मियोसिस। सो मेगास्पोर विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया सबका? ठीक है, अब जो ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल को हम
शॉर्ट में कहते हैं एमएमसी, ठीक है। और एमएमसी से जो मेगास्पोर्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और हमारा ये मेगास्पोर कैसे बनेंगे? 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 जनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर कैसा रहता है? फंक्शनल रह जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? इसको लाइन में नहीं लिखना, बस इतना सा ऐसे लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। तो इतना किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रोल, ये सब डिलीट हो जाएंगे। तो किसी का कुछ छूटा हो? एनीबॉडी प्लीज टेल। काजल, अमन, प्रतिभा, ओके। ओके, ठीक है। तो अभी क्या बताया, जो 4 मेगास्पोर्स बने उसमें से 3 तो है डीजेनरेट हो गए, और जो एक फंक्शनल रहा मेगास्पोर वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। तो 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। हमारे पास कैसे थे? 4 मेगास्पोर्स थे जो कि हमें मियोसिस से मिले थे। उसमें से जो 3 हैं डीजेनरेट हो गए, 3 डीजेनरेट। तो हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स। और ये फंक्शनल वाला मेगास्पोर हमारा क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट विच इज एम्ब्रियो सैक। और इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। मतलब एक मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सैक बन रहा है, सो दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, फाइन। तो 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो गए, और जो फंक्शनल वाला था उसने बना लिया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट या फिर embryo sac, and this is called monosporic development. Clear everyone? इतना सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, अब एम्ब्रियो सैक को हो गया मैम, ठीक है अमन, फाइन। अभी क्लियर है? समझ आ रहा है आपको अमन? ठीक। एम्ब्रियो सैक में हम क्या देखेंगे? जो न्यूक्लियस है फंक्शनल वाले मेगास्पोर का, वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा खुद को, और वो 2 जो हमारा है वो क्या बना लेगा? ओके अमन, इट विल फॉर्म 2 न्यूक्लिएट, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बना लेगा। इट विल फॉर्म
टू न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है ये हमारे दो न्यूक्लियाई बना लिया इसने फंक्शनल मेगास्पोर ने, और ये दोनों कहाँ मूव कर गए, हमारे ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर गए। ये दिख रहे हैं दोनों ऑपोजिट पोल्स पे हमारे, ठीक है। ये फर्दर इनमें डिवीजन होगा, ठीक है। फर्दर ये क्या बना लेंगे, 2 से 4 न्यूक्लिएट, इस तरीके से। पहले 2 न्यूक्लिएट थे, फिर फर्दर इनने कैसे बना लिए 4 न्यूक्लिएट, ठीक है। यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई देख रहे हैं, 4। अब नेक्स्ट इनमें ही होगा और ये बना लेंगे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 है टोटल। सो दिस इज अ 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, दिस इज अ 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक एंड दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो ये मान लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। This is 4 nucleate embryo sac and this is 8 nucleate embryo sac। अब जब ये 8 न्यूक्लिएट वाली कंडीशन आ गई, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट देखा जाएगा। अब ये सब आपस में क्या होंगे, अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। और किस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे आ गए, ये हो गया हमारा कैलिसल एंड, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स कहाँ पाए जाते हैं, कैलिजा पे। आई राइट है कैलिजा, ठीक है। कैलिसल एंड पे क्या है, हमारे एंटीपोडल्स है। और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे ये क्या हो गया, दिस इज फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये जब पॉलन ट्यूब आएगा तो ये मेल गैमीट को गाइड करेगा, उसकी एंट्री में मदद करेगा। दीज आर आवर फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये वाला एंड जो हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड अवर माइक्रोपोलर एंड। और ये हो गए हमारे सिनर्जिट्स, इनको क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा एग, ये क्या हो गया, एग। और यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई या फिर पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक अरेंज हो गया इनटू एंटीपोडल, माइक्रोपाइलर एंड और सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई। सो दिस इज द कैलिजा और यहाँ पे लिख लीजिए आप माइक्रोपाइल। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये क्या करेगा, एंट्री को गाइड करेगा, जो मेल गैमेट्स की एंट्री को गाइड करेगा, ठीक है। बना लीजिए। इतना सब पूरी बना लिया, ठीक है। तो जो हमारे कैलिजा है इस पे क्या पाए जाते हैं, 3 सेल्स अरेंज हैं। 3 सेल्स आर अरेंज एट द कैलिजा और उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल्स बोलते हैं। और जो ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड होता है, यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, एग एपरेटस। क्या है, एग एपरेटस। और एग एपरेटस में क्या है, हमारे 2 सिनर्जिट्स हैं, 2 सिनर्जिट्स हैं और एक एग सेल है,
2 synergids and 1 egg cell, they form the egg apparatus. और बीच में ये क्या है हमारे polar nuclei, polar nuclei. Clear? इतना सबको क्लियर हो गया? और जैसे ही ये जो मैच्योरिटी पे देखते हैं हम हमारा एम्ब्रियो सैक, तो इसके पास कितने न्यूक्लियाई हैं? टोटल 8 न्यूक्लियाई हैं. और कितने सेल्स हैं? 7 सेल्स के फॉर्म में अरेंज है. ठीक है. सो एट मैच्योरिटी, लेट मी राइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की. एट मैच्योरिटी embryo sac, at maturity embryo sac is now how many nuclei? 8 nuclei. तो उसको लिख लेंगे 8 nucleate and कितने cells? 7 celled. 7 celled. So at maturity our embryo sac it is 8 nucleate and 7 celled. Fine. इतना सबको क्लियर हो गया? सी डोंट वरी, क्योंकि नोट्स अभी लिखाने का टाइम नहीं है. विद इन 1.5 आवर अगर मैं नोट्स भी दूँ, समझाऊँ भी, तो आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश विथ माई रिविजन. ठीक है. तो नोट्स मैं डेली का डेली आपको भेज रही हूँ. कल आपको मिल गए हैं शायद, कौन से भेजे? आज मैंने लिविंग वर्ड के नोट्स मॉर्निंग में सेंड किए हैं. ठीक है. और कल आपको मिल गए थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नोट्स. तो उनसे देखते रहिए. दे आर माई हैंडमेड नोट्स. ठीक है. उसी से पढ़िएगा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और अभी जैसे ये वाला चैप्टर है, सो विद इन 1 or 2 days आई विल जस्ट सेंड यू द नोट्स. अभी केवल समझते चलिए. तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज बाय द एंड ऑफ 1.5 आवर. अभी पॉलिनेशन क्या है ये सभी को पता है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. सुनिए, बताइए अमन, किस पर सेंड किया मैम? देयर इज़ अ ग्रुप कॉल्ड HBTU, आगे मुझे नहीं पता, नीट करके है. एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, फिर मैं बता दूंगी. सो ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर. अदरवाइज यू हैव एनी अदर ग्रुप, मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगी. ठीक है. सो 2 चैप्टर्स के मैंने भेज दिए. व्हाट्सएप किया था. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिविंग वर्ल्ड, इन दोनों के नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं. और ये जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका मैं कल तक आपको सेंड कर दूंगी. और मोस्ट प्रोबेबली टुडे इवनिंग ओनली, है ना, तो आपको मिल जाएगा. ओके, वेलकम. हाँ, तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the stigma, sorry, from the anther. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर में प्रेजेंट होते हैं ना. एंथर टू द स्टिग्मा. दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. अब ये पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन. क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? हमारा सेम फ्लावर में हो. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि उसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है. और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? हम दूसरे प्लांट में कर रहे हैं. तो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में ये भी हो सकता है कि उसी प्लांट के या तो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है, अगर वो बाइसेक्सुअल है. और अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसका प्लांट सेम होना चाहिए, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में. दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? 2 अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है. मतलब एक प्लांट के पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड करे, तो वो होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ऑटोगैमी पढ़ लेते हैं.
ऑटोगैमी क्या है? इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। अब ये कहाँ देखा जाता है? पहली चीज तो ये क्या है? दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फ्लावर को क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए या फिर हर्माफ्रोडाइट होना चाहिए, मतलब इसमें जो स्टिग्मा है, जो स्टेमन्स है और जो कार्पेल्स हैं वो दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट होना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑटोगैमी, ठीक है, सेम फ्लावर में हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है गाइटिनोगैमी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? गाइटिनोगैमी। अब ऑटोगैमी में जब हमने देखा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था? सेम प्लांट में, सेम फ्लावर में, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में हो रहा था। उसके लिए फ्लावर को कैसा होना पड़ रहा था? बाइसेक्सुअल। सेकेंड चीज़ क्या थी? ज़्यादातर किस में होता है? क्लोज्ड फ्लावर में। उनको हम क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, मतलब जो फ्लावर्स क्लोज्ड हैं, तो वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके स्टिग्मा पे कहीं और का पॉलन ग्रेन आ जाएगा। तो क्लिस्टोगैमस, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, इट गारंटीज ऑटोगैमी। वहाँ पे कोई और तरह का पॉलिनेशन होने का चांस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फ्लावर कैसा है? क्लोज्ड है, ठीक। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑक्सैलिस वगैरह में देखा जाता है। नेक्स्ट गैटिनोगैमी क्या होता है? वहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में देखा जाता है। सो पॉलिनेशन जो होता है वो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में, तो फ्लावर्स क्या है? डिफरेंट है, लेकिन प्लांट सेम है। तो ऐसे में क्या होता है? हम उसको बोलते हैं गैटिनोगैमी। फाइन, तो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट दे शो गैटिनोगैमी। वहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं गैटिनोगैमी। और लास्ट जो आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं जेनोगैमी। और जेनोगैमी इज कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। गैटिनोगैमी तो फिर भी रिजेंबल करता है, ऑटोगैमी को भी रिजेंबल कर रहा है और जेनोगैमी को भी रिजेंबल कर रहा है, लेकिन जेनोगैमी क्या है? इट इज कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन। और इसमें क्या होता है? जो ट्रांसफर होता है एंथर का टू द स्टिग्मा, ये कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। सो यहाँ पे ट्रांसफर of pollen grains from the anther of one plant to the stigma of other plant. Stigma of other plant. This is called as xenogamy. इतना सबको क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट, अब ये पॉलिनेशन कौन कराता है? तो पॉलिनेशन कराते हैं हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो हमारे एबायोटिक हो, नॉन लिविंग हो, जैसे कि विंड और वाटर है, और बायोटिक हो सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हमारे बायोटिक में आता है वो बीज होती हैं। बीज सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कराती हैं। बीज के अलावा जितने भी हमारे रॉडेंट्स होते हैं या फिर रेप्टाइल्स वगैरह होती हैं, ये सब भी कई बार पॉलिनेशन करा देती हैं। किसी ट्री पे जैसे कि एक लिजर्ड है, वो चढ़ रही है, तो चांस की बात है उसके ऊपर पॉलन स्टिक हो गए उसके बॉडी के सरफेस पे, और वो किसी फ्लावर के नियर गई तो उसके स्टिग्मा पे वो लैंड कर गए। तो ये भी एक मेथड है पॉलिनेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हम कौन से दो तरह के एजेंट्स देखते हैं? एक तो हमारे होते हैं एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग एजेंट्स। और दूसरे क्या होते हैं?
बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, तो एबायोटिक में आ जाता है हमारा विंड और वाटर। विंड और वाटर, ये दो एबायोटिक एजेंट्स हैं जो कि पॉलेंस को ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा तक। ठीक है, अभी जो विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको कैसा होना चाहिए? दे शुड बी वेरी लाइट। कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए ताकि वो हवा के साथ डिस्पर्स हो जाएं। ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए इनका। तो ये इजीली विंड क्या करेगी, उनको कहाँ से? एंथर से कैरी करके दूसरे स्टिग्मा तक ले जाएगी। सो विंड वाला जो होता है हमारा पॉलिनेशन, उसमें कंडीशन क्या है? जो पॉलन ग्रेन है इट शुड बी लाइट वेटेड और नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, तो वो ईजिली क्या होगा? कैरी हो जाएगा विद द विंड। नॉन स्टिकी, लाइट वेट, ये कंडीशंस है फॉर विंड पॉलिनेटेड। और ये बहुत मैक्सिमम है। अगर हम एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करें तो उसमें से बाय विंड इज मोर कॉमन। ठीक है, विंड के आवाज़ नहीं आ रही, वेट अ मिनट। वाटर वाले में क्या होता है? इट इज रेयर। अभी भी नहीं आ रही? वाटर ये कैसा है? रेयर है। ठीक है, ये किस में देखा जाता है? जैसे कि वैलेसिनेरिया, हाइड्रिला, वाटर हाइसिंथ, इन सब में क्या होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? वाटर। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? वाटर। कई बार क्या होता है, जो फीमेल पार्ट है वो ऊपर आ जाता है सरफेस पे और जो मेल वाले पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं वो उसके सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कई बार फीमेल फ्लावर ऊपर आ जाता है पानी के सरफेस पे, और या फिर वो लोग अपने पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर देते हैं वाटर के सरफेस पे और वो नीचे जाके फिर उसको पॉलिनेट करते हैं। तो ये हो गया वाटर पॉलिनेशन। दिस इज रेयर, दिस इज अ रेयर टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, और एबायोटिक में हमारे सब मैक्सिमम जो पॉलिनेशन कराती हैं वो बीज कराती हैं। ठीक है, मैक्सिमम कराती हैं बीज। बाकी लेमर है, लिजर्ड्स हो गई, ये सब क्या है? और जो भी ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं जैसे मंकीज़ वगैरह हैं, वो भी एक तरीके के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स ये सारे ही हमारे क्या हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक, अभी क्या है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं इनको क्या करते हैं? फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, वो अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं तो उनको फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या हो सकता है? इट कैन बी नेक्टर। ठीक है, उनको क्या? नेक्टर मिल जाता है। दूसरा, कई बार जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं या फ्लाइज होती हैं उनको अपने एग को ले करने के लिए सेफ प्लेस मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन एबायोटिक एजेंट्स जैसे विंड और वाटर में कोई फ्लोरल रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। सो जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्यों मिलते हैं? फॉर गेटिंग द पॉलिनेशन डन। तो नो फ्लोरल रिवॉर्ड इन केस ऑफ वाटर एंड विंड पॉलिनेशन, नो फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। वहीं पे फ्लोरल रिवॉर्ड्स एनिमल या बायोटिक पॉलिनेशन में मिलते हैं। अभी जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं एनिमल्स या इंसेक्ट्स को दिए जाते हैं, लाइक one I told you is nectar,
एक चीज़ हो गई, उन्हें नेक्टर मिल जाता है, और दूसरी क्या होती है, सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। ठीक है, जैसे यूका और मॉथ में देखा जाता है, ले एग्स। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न में देखते हैं। एंड डोंट वरी अबाउट नोट्स, आई विल सेंड यू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ PDF, you will get them very shortly. This much is clear? Fine, thank you.